सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम लोग सॉलिड स्टेट को शुरू करना है। इसमें मेन टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओवरऑल मैं जल्दी से आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसीय स्टेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बच्चों, सब्सटेंस जो है 3 रूपों में हमारे पास पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस होने का मेन कारण है नेट फोर्स, नेट इफेक्ट। और ये नेट इफेक्ट किसका? 2 अपोजिंग फोर्सेस का होता है। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। तो बच्चों, ये जो 2 अपोजिंग फोर्सेस हैं, ये एकदम अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। ये जो 2 टाइप के जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस आपका सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को पास लाने की कोशिश करते हैं, बाइंड करने की कोशिश करते हैं, पास लाने की कोशिश करते हैं। जबकि थर्मल एनर्जी जो होती है, ये पार्टिकल्स को दूर ले जाने की कोशिश करती है, थर्मल एनर्जी। इसका अर्थ ये हुआ कि थर्मल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोर है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल दूर दूर भागेंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ज़्यादा थर्मल एनर्जी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ जाएगा, तो वो सब्सटेंस हमारा गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, थर्मल एनर्जी बहुत कम हो जाए मान लो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल दूर दूर भागने की बजाय पास आएंगे, और पास आने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज़्यादा होगा। पार्टिकल बहुत करीब आ जाएंगे तो वो सॉलिड स्टेट बना देगा। इस प्रकार आपने देखा कि सब्सटेंस 3 रूपों में जब पाया जाता है तो इसके 2 फैक्टर काम करते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। ये दोनों अपोजिट होते हैं। ये पार्टिकल्स को पास लाने का काम करता है और ये पार्टिकल्स को दूर ले जाने का काम करता है। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। हमारा चैप्टर जो है ये सॉलिड के ऊपर बना हुआ है, यानी कि तीनों में से सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्लास 9th में, जिसमें कहा गया है कि सॉलिड रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और सबसे बड़ी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बहुत कम होता है, शॉर्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होती है, और ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकते अपनी जगह पे, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये सब हमने ऑलरेडी के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके करैक्टर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमारे चैप्टर में है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में अगर हम इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बेस पे अगर इनको डिवाइड करें तो हम 2 टाइप के सॉलिड्स हमें मिलते हैं। 2 टाइप के, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं अमorphous सॉलिड्स। तो मेनली सॉलिड जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड। और सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पूरी जानकारी थोड़ी हमें जल्दी समझनी है, क्योंकि मेन टॉपिक को हम ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहली बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टल्स से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल्स किससे बने होते हैं बच्चों? ये बने होते हैं मेड अप ऑफ, क्रिस्टल्स जो बने होते हैं ये बने होते हैं पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स इसमें एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड बने होते हैं बहुत सारे क्रिस्टल से और क्रिस्टल्स बने होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं? आयंस, मॉलिक्यूल और एटम्स, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे बड़ी बात क्या होती है? क्रिस्टल से बने होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, जो होता है ये रेगुलर होता है, ठीक है, रेगुलर होता है और ऑर्डर में होता है, ऑर्डर में होता है। ये दो वर्ड आपको समझने हैं कि पार्टिकल्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रेगुलर फैशन में होते हैं। जैसे मान लो जिस प्रकार हमने देखा है कि हमारी जो फर्श होती है उसमें टाइल्स लगे होते हैं और टाइल्स मान लो लाल और सफ़ेद हैं तो लाल पहले लाल लगाते हैं, फिर सफ़ेद लगाते हैं, फिर लाल लगाते हैं, फिर सफ़ेद लगाते हैं। यानी उनका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, कलर और वाइट और रेड है। तो पहला हम रेड लगाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली वाइट लगाते हैं, फिर रेड, फिर वाइट, फिर रेड। तो दूर तक अब जहाँ जहाँ तक फर्स्ट डालेंगे उसमें यही पैटर्न दूर तक दिखाई देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, मान लो एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, तो फिर से ये लाल आएगा, फिर इसके बाद ब्लैक आएगा, इसके बाद फिर रेड आएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा आपको, एक रेगुलर पैटर्न मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है एक ऑर्डर मिलेगा आपको, दूर तक ऑर्डर मिलेगा, दूर दूर तक पूरे क्रिस्टल में एक ही ऑर्डर मिलेगा और रेगुलरिटी भी एक जैसी मिलेगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे अच्छी बात क्या है कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है और ऑर्डर में होता है और ये होल कंप्लीट क्रिस्टल्स में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आधे में इतना रहा फिर दूसरे में दूसरा बदल गया। तो ऑर्डर या रेगुलर ये रेगुलरिटी बिल्कुल बनी रहती है अंत तक पूरे क्रिस्टल्स में। मान लो क्रिस्टल है, इसमें ऑर्डर पूरा सेम रहता है। तो पार्टिकल्स का जो ऑर्डर होता है वो पूरे क्रिस्टल में दूर तक पूरे क्रिस्टल में सेम पाया जाता है। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत में पैटर्न फॉलो हुआ, नेक्स्ट टाइम पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। और जब लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, सभी पार्टिकल्स का पैटर्न सेम होता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एकदम शार्प होता है। शार्प का मतलब होता है कि एक निश्चित टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको गर्म करें शुरुआत में पिघलना शुरू हो जाए, नहीं, इनके लिए चाहिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट होते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प होता है, एकदम परफेक्ट होता है। ये ना उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ही मेल्ट होते हैं, इससे पहले नहीं हो सकते, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनका नेचर होता है अनीसोट्रॉपिक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अनीसोट्रॉपिक। अनीसोट्रॉपिक क्या कहता है कि
क्रिस्टलाइन सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ सकता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आ सकती है, या रेजिस्टिविटी भी आ सकती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है। तो बच्चों ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली जो मैंने आपको बताई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है, इन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट आती है। वो भी कब, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इनको मेजर किया जाए, डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इनको मेजर करें अगर हम, तो क्रिस्टल में, यानी अब मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। चलिए हम लोग अनिसोट्रॉपिक नेचर के बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल में आपने देखा कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जा रहा है। सभी पार्टिकल्स एक निश्चित उसमें पैटर्न में लगे हुए हैं। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अगर आप नापेंगे तो देखेंगे कि मान लो अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इस डायरेक्शन में नापते हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम इसको मेजर करते हैं तो देखते हैं कि ये पार्टिकल्स ये डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसका अरेंजमेंट भी अलग अलग है। पहले रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, यानी कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट वैल्यूज शो करेगा उस डायरेक्शन में। अब मान लो अब हमें इस डायरेक्शन की बजाय अगर हम इसको इस डायरेक्शन में नापें तो आप देखेंगे कि सभी पार्टिकल एक जैसे हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के हैं, सभी पार्टिकल्स ब्लैक ब्लैक कलर, ब्लैक 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 ब्लैक। इधर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो पार्टिकल्स जो हैं रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज फिजिकल प्रॉपर्टीज की इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स का जो पैटर्न है एकदम बदला हुआ। इधर पार्टिकल्स रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक है, और इस डायरेक्शन में सभी पार्टिकल्स कैसे हैं, सभी पार्टिकल्स ब्लैक है। या आप इस डायरेक्शन की बात ले लें, इसमें सभी रेड है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है क्रिस्टल में। इसको कहते हैं अनिसोट्रॉपिक एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, अनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी या नेचर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी होते हैं अगर उनको शार्प नाइफ से काटें तो एकदम बिल्कुल क्लीन अच्छी तरीके से कट जाते हैं, है ना। ये भी एक बहुत अच्छी इसकी प्रॉपर्टी है। तो ओवरऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है, उसका नेचर एनआइसोट्रॉपिक होता है, और अनआइसोट्रॉपिक का मतलब समझ गए होंगे कि सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अलग होती हैं, इस डायरेक्शन में अलग होती हैं। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज इसकी शो करता है। अब हम बात करेंगे अमorphous सॉलिड्स की। बच्चों अमorphous सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होता, नॉट रेगुलर, पहली बात, और ना ही ऑर्डर में होता है। इसका जो ऑर्डर अगर मिलता भी है तो कुछ देर तक मिलता है, कुछ दूरी तक, और बाकी जगह ये नहीं मिलता। यानी कि अमorphous सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है पार्टिकल्स का, ठीक है। दूसरी बात, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। आप देखेंगे
कि जब हम इनको हीट करते हैं तो शुरुआत में ही पिघलने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमरफस सॉलिड का प्लास्टिक ले लो या ग्लास ले लो, जब भी आप इनको हीट करते हैं तो धीरे धीरे ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते, ये स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे मेल्ट होने लगते हैं, यानी इनका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता है, यानी कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये इनके पास होता है आइसोट्रोपिक नेचर होता है इसका, आइसोट्रोपिक नेचर, ठीक है। और जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अनआइसोट्रोपिक नेचर होता है, अनआइसोट्रोपिक नेचर होता है, जबकि अमरफस सॉलिड में आइसोट्रोपिक नेचर होता है। यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में आप वैल्यू नापेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, सेम आएंगी, अलग अलग नहीं आएंगी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता है, ठीक है। तो आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इसके बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में।